दो बेहद ही खास खबरें निकल कर आ रही हैं। एक तो भारत और नेपाल, इन्होंने पूरा का पूरा खेल पलटना शुरू कर दिया है, जो चाइना को टेंशन दे रहा है, क्योंकि न सिर्फ रिश्ते बल्कि गोरखा सैनिकों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने डर के मारे अब डेटा दिखाने से भी मना करना शुरू कर दिया है, छिपाना शुरू कर दिया है। क्या चाइना के सारे पिलर गिर रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और नेपाल के बीच रिश्ता लंबे समय से प्रगाढ़ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अपने नेपाली समकक्ष अर्जु राणा देउवा के साथ व्यापक चर्चा के बाद घोषणा की कि नेपाल भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। जयशंकर ने नेपाल के इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। जयशंकर और देउबा के बीच वार्ता में व्यापार, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने पर भी केंद्रित किया गया ध्यान। देउबा ने रविवार को भारत की अपनी 5 दिवसीय यात्रा शुरू की, जो पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा थी। ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास सहित बहुआयामी भारत नेपाल सहयोग पर चर्चा की। जयशंकर ने एक्स पर कहा कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि नेपाल भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा, जो एक नया मील का पत्थर है। उन्होंने आगे कहा कि जयशंकर ने भारत के पड़ोस पहले नीति और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने वाले अद्वितीय सांस्कृतिक और जन संबंधों पर प्रकाश डाला। देउबा ने वार्ता को सार्थक बताया और विश्वास व्यक्त किया कि उनकी यात्रा नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने बंधनों को और मजबूत करेगी। नई दिल्ली में डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एक सार्थक बैठक हुई। हमने द्विपक्षीय हितों, नेपाल भारत संबंधों के विभिन्न पहलुओं और आपसी सहयोग के आदान प्रदान पर चर्चा की। देउबा ने एक्स पर पोस्ट किया, मुझे विश्वास है कि ये यात्रा नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा। नेपाल की मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करी। एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि नेपाल की विदेश मंत्री अर्जुरान देउबा का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध और एक प्रगतिशील और बहुआयामी साझेदारी है। हमारी विकास साझेदारी में निरंतर गति के लिए उत्सुक हूँ। देउबा की यात्रा विदेश सचिव विक्रम मिश्री की काठमांडू यात्रा के एक हफ्ते बाद हुई। नेपाल अपने भौगोलिक स्थान और साझा इतिहास के कारण भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। दोनों देशों की 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से अधिक सीमा साझा करते हैं और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, नेपाल सिर्फ इन चीजों में ही नहीं बल्कि नेपाली प्रधानमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को भारत आने का भी न्योता दिया है। इस बार ओली कुछ बदले नजर आ रहे हैं और इसलिए ओली को लेकर रुख भी भारत का थोड़ा बदला नजर आ रहा है। ओली को वैसे तो चाइना मैन कहा जाता है, पर पहली बार देखने को मिल रहा है कि नेपाल में ओली की सरकार होते हुए भी भारत के साथ ये संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। न सिर्फ इतना बल्कि ये भी देखने को मिल रहा है कि गोरखा सैनिकों को लेकर भी एक बार दोनों देशों में फिर से बात हो रही है कि गोरखा सैनिकों की 2020 के बाद से नियुक्ति नहीं हुई थी, पर इस सेक्टर में भी अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत और नेपाल किसी समझौते पर पहुँच सकते हैं। अग्निवीर परियोजना के बाद बार भारत के साथ नेपाल के गोरखा सैनिकों को लेकर संबंध खराब हुए थे, पर अब चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन को क्या भारत न सिर्फ कूटनीति में बल्कि और भी नीतियों में बहुत ज्यादा मात दे रहा है। आपको बता दूं, इस वक्त चाइना के शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है और इस चीज को चाइना छिपाने में लगा हुआ है। चाइना नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से उसकी बातें निकलकर सामने आए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। सबसे बड़ी समस्या चाइना के साथ ये है कि उनके जो कर्जे की बात है, वो कर्जा सिर्फ इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट ही नहीं बल्कि घरेलू तौर पर भी काफी सारा कर्ज फंस चुका है। अब इस फंसे हुए कर्ज में ये चाह रहे हैं कई सारे बैंकों को खास तौर पर लोन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, पर यह सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि कई सारी चीजें जो है लॉसेस का सामना कर रही है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बड़ा लॉस हो रहा है और ये लॉस धीरे धीरे
बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट से लेकर कई सारी चीजों में दिक्कत आ रही है और इन सब के बीच में चाइना के स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना के स्टॉक मार्केट से काफी बड़ी मात्रा में पैसे निकलते जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक ग्राफ देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना से फॉरेन निवेशक काफी सारा पैसा इन्होंने जनवरी महीने से ही निकालना शुरू कर दिया था और यहाँ से पैसा निकलने शुरू हो गए हैं। अब धीरे धीरे क्या हो गया है, हालात चाइना के बिगड़ते जा रहे हैं। आर्थिक तौर पर चाइना के जो सुनहरे दिन थे वो सुनहरे दिन खत्म हो गए हैं और इस वजह से चाइना ने एक बड़ा निर्णय लिया है। चाइना को ऐसा लगता है कि अगर ज्यादातर इस तरीके की नॉलेज लोगों तक पहुंचता रहेगा तो ये उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। चाइना ने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक के द्वारा 5.5 बिलियन डॉलर के युआन को बेचा ताकि चीजों को ठीक किया जा सके। बैंकिंग सेक्टर में भी ये लगातार मदद कर रहे हैं लेकिन इन चीजों का फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको याद होगा चाइना ने एक बार अपने देश में जब देखा कि बेरोजगारी के आंकड़े निकाले जा रहे हैं और इन आंकड़ों से उसके ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है तो उन्होंने आंकड़े निकालने से ही मना करना शुरू कर दिया। अब ऐसा ही चाइनीज ऑथोरिटीज कर रही हैं डेटा सोर्स को लेकर। जो इनवर्ड इन्वेस्टमेंट है और जो विड्रॉल है उसको लेकर ये चाह रहे हैं कि डेटा निकल कर बाहर नहीं आए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ज्यादातर हांगकांग और मेनलैंड के डेटा को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि 35 बिलियन डॉलर से ज्यादा निकल चुका है और निकलने का रफ्तार ज्यादा है जिसकी वजह से चाइना ने क्या किया है, अपने मार्केट का कॉन्फिडेंस किसी तरीके से लूज ना हो इस चीज को बचाने के लिए इन्होंने अब डेटा को रिलीज करने से रोकना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है CSI 300 इंडेक्स जो कंपनियां टॉप की कंपनियां थी उनमें 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। फरवरी महीने से ही जो मोमेंटम था वो चाइना लूज कर चुका है। वॉल स्ट्रीट और S&P 500 इसको लेकर कहा गया कि इससे ये 17% तक बढ़ा है लेकिन फिर भी डेटा को आखिरकार क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। हालांकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डेटा है इसलिए किसी न किसी तरीके से चीजें निकलकर बाहर जरूर आ जाएंगी। बहुत लंबे समय तक ये चीजें नहीं छिपने वाली हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत अभी लंबा गेम खेलने वाला है और इसमें चाइना को अच्छा खासा मात भी देने वाला है क्योंकि कई सारे ऐसे सोर्स हैं जो ये कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भारत चाइना से भी आगे निकलने वाला है। भविष्य तो अच्छा दिख रहा है लेकिन सारा कुछ निर्भरता होती है राजनीतिक स्थिरता पर। भारत के अंदर कितनी राजनीतिक स्थिरता रहती है या फिर चीजें उलटती पुलटती हैं, डिसीजंस बंद होते हैं तो फिर समस्याएं आएंगी और फिर भारत वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जिस तरीके का परफॉर्मेंस भारत से उम्मीद की जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।